इनहेरिटेंस के चैप्टर से आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। द टॉपिक इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या इसी को हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न भी कहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड सीखना पड़ेगा और उसी वर्ड से ये हमारे का जो पूरा टॉपिक है वो चलेगा। मेंडल के लॉज के मुताबिक कोई भी जानदार जो हेटेरोजाइगस करैक्टर रखता है, जैसे एक मटर का पौधा है और उसके अंदर हम हाइट की बात करते हैं तो उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मैंने लिखा हुआ है, तो ये हेटेरोजाइगस है। कोई भी करैक्टर जो हेटेरोजाइगस में फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, उस हेटेरोजाइगस में एक जो अलील है वो डोमिनेंट है, ये स्पेलिंग मैंने शॉर्ट करके लिख दिया डोमिनेंट के, और जो दूसरी अलील है वो रिसेसिव है। किसी भी हेटेरोजाइगस में एक अलील डोमिनेंट होती है, दूसरी रिसेसिव होती है। ये बात हमें बताई थी मेंडल ने, और मेंडल ने यह भी कहा था कि ये जो करैक्टर है ये लाजमी है कि एक अलील डोमिनेंट और एक रिसेसिव इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस। बट आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि मेंडल की ये बात हर जानदार के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे करैक्टर पढ़ेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हेटेरोजाइगस अलील्स मौजूद होंगी, लेकिन हेटेरोजाइगस के बावजूद उनमें से एक अलील डोमिनेट नहीं होगी और दूसरी अलील रिसेसिव नहीं होगी। इसी करैक्टर को, इसी खसूसियत को हम बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि मेंडल की बातें कुछ जानदारों पर अप्लाई नहीं होती। कुछ जानदार हेटेरोजाइगस होने के बावजूद भी मेंडल की इस बात को फॉलो नहीं करते कि एक अलील डोमिनेट और दूसरी रिसेसिव। तो देखते हैं वो कौन से करैक्टरिस्टिक हैं और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मेंडल की इस नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए हम आज 4 किस्मों की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला है कंप्लीट डोमिनेंस। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं ये चारों मेंशन कर देता हूं। कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कोडोमिनेंस, और फोर्थ नंबर पे है ओवर डोमिनेंस। अब ये 4 केसेस हैं हमारे पास। इन तमाम केसेस के अंदर हमने ये देखना है क्या मेंडल की बातें इन तमाम केसेस में दुरुस्त साबित हो रही हैं। तो नहीं जी, इन तमाम केसेस में दुरुस्त साबित नहीं होंगी, तभी तो हम कह रहे हैं एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मेंडल की जो बताए गए कवानीन हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इसके अंदर जो हम करैक्टर पढ़ेंगे उस पे मेंडल का ये फार्मूला दुरुस्त साबित होगा, जबकि नीचे वाली जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और उसके बाद कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, इन तीनों पे मेंडल का फार्मूला दुरुस्त साबित नहीं होगा, या यूं कह लें कि मेंडल का फार्मूला इन 3 करैक्टर पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस को देख लेते हैं। इस पे मेंडल का फार्मूला अप्लाई होगा। ये वही फार्मूला है जो उसने मटर के पौधे के अंदर ये हमें बता रखा है। तो कंप्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन देखते हैं जी। अगर किसी हेटेरोजाइगस जानदार के अंदर, अगर किसी हेटेरोजाइगस करैक्टर के अंदर एक अलील मुकम्मल तौर पर डोमिनेट हो और दूसरी अलील रिसेसिव हो, तो इस फिनोमिना को हम कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे, और यहां पे मेंडल के जो बताए हुए फार्मूले हैं वो अप्लाई होंगे। तो लिख लेते हैं जी, इन ए हेटेरोजाइगोट when one allele is completely dominant, to the other allele, it is called कंप्लीट डोमिनेंस। आपको इसके नेम से आइडिया हो जाना चाहिए। कंप्लीट डोमिनेंट यानी कि एक अलील मुकम्मल तौर पे डोमिनेट होगी दूसरी पे।
एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर आप कोई कैरेक्टर भी ले लें, पी प्लांट हाइट, उसकी हाइट को डिस्कस करते हैं जी। तो हाइट के अंदर अगर मैं हेटेरोजाइगस लिखूंगा तो वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव। तो इसका मतलब है कि मेंडल का फार्मूला यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गया। इसी तरह पी प्लांट की जो सीड की शेप होती है राउंड, उसको लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इज डोमिनेंट, स्मॉल आर इज रिसेसिव। तो इसका मतलब है कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर ये कंप्लीट डोमिनेंस पाई जाती है और मेंडल के फार्मूले बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नेक्स्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेंडल के ये फार्मूले दुरुस्त साबित नहीं होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर कोई कैरेक्टर जो हेटेरोजाइगस एलील रखता हो, लेकिन हेटेरोजाइगस होने के बावजूद उसमें एक एलील दूसरे पे डोमिनेट ना हो, बल्कि कोई भी एलील दूसरी एलील पे डोमिनेट ना हो, उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले इसकी एग्जांपल समझेंगे, फिर इसको हम डिफाइन कर लेंगे। एक प्लांट है जिसका नाम है 4 o'clock। ये प्लांट का नेम है। इस 4 o'clock पौधे के ऊपर फूल लगते हैं। कुछ फूल हैं जिनका रेड कलर होता है और कुछ फ्लावर हैं जिनके अंदर वाइट कलर होता है। अब अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो हम ये देखेंगे कि इनका क्रॉस कराएंगे तो ये पेरेंट जनरेशन हो जाएगी और इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम F1 का नाम देंगे। अगर तो F1 के अंदर सारे बच्चे रेड पैदा हो गए तो हम रेड को डोमिनेट कह देंगे, लेकिन अगर वाइट पैदा हो गए सारे बच्चे तो हम वाइट को डोमिनेट कहेंगे। लेकिन हुआ यूं कि जब रेड और वाइट का क्रॉस करवाया गया इस प्लांट 4 o'clock प्लांट के अंदर, तो आगे जो बच्चे पैदा हुए दैट वर पिंक। अब पिंक बच्चे हो गए हैं तो अब यहां पे हम ना तो रेड को डोमिनेट कह सकते हैं, अगर रेड डोमिनेट होता तो बच्चे डोमिनेट होने चाहिए थे, ये रेड कलर के होने चाहिए थे, और अगर व्हाइट होता तो व्हाइट होने चाहिए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे ना व्हाइट कलर आया ना रेड आया, एक नई चीज आ गई पिंक। अब यहाँ पे किसको डोमिनेट कहें, इनमें से कोई भी एलील यहाँ पे डोमिनेट नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे किसी को कैपिटल आर और दूसरे को स्मॉल आर से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, रेड को लिखेंगे R1 और व्हाइट को लिखेंगे R2। अब देखिए मैंने व्हाइट को यहाँ पे स्मॉल आर से नहीं लिखा क्योंकि ये रिसेसिव नहीं है ना, और रेड को भी मैंने स्मॉल से नहीं लिखा क्योंकि ये भी रिसेसिव नहीं है। जो पिंक बनेगा वो हमारे पास बनेगा R1 R2। अब यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इसमें ना तो R1 डोमिनेट है R2 पे और ना ही R2 डोमिनेट है R1 पे, मतलब नन ऑफ द एलील इज डोमिनेट, कोई एलील भी डोमिनेट नहीं है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। व्हेन इन ए हेटेरोजाइगोट none of the allele is dominant, कोई भी allele dominant नहीं है, it is called incomplete dominance। एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया 4 o'clock। तो इसमें कोई भी एलील डोमिनेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें रेड और व्हाइट के कॉम्बो आ गए पिंक तो इसमें मे बी दोनों एलीलें डोमिनेट होगी। नहीं, यहाँ पे दोनों डोमिनेट नहीं है, कोई भी डोमिनेट नहीं है। आगे हम नेक्स्ट जो केस पढ़ने वाले हैं को डोमिनेंस वाला, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि दोनों एलीलें डोमिनेट हो जाएंगी, वो अलग केस है। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट नहीं है, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम देंगे। तो अब देखें जी, मेंडल ने तो यही कहा था कि कोई भी हेटेरोजाइगस हो। अब ये देखें, ये हेटेरोजाइगस है, दिस इज R1 दिस इज R2, तो ये हेटेरोजाइगस है। तो मेंडल ने तो ये कहा था कि हेटेरोजाइगस के अंदर एक एलील डोमिनेट होती है, दूसरी रिसेसिव होती है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने क्या नजर आ रहा है कि कोई भी एलील डोमिनेट नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेंडल का जो
फार्मूला था वो इस प्लांट के इस करेक्टर पे अप्लाई नहीं होता। थर्ड वन टाइप इज कोडोमिनस। कोडोमिनस यहां पे हम पढ़ेंगे कि जब दोनों एलील डोमिनेट हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल, कोडोमिनस की एग्जांपल हम लेंगे ब्लड ग्रुप से। इंसानों के अंदर आप लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। और भी ब्लड ग्रुप हैं ए बी, फिर ए बी और ओ, लेकिन मैं सिर्फ इन ब्लड ग्रुप को समझाने के लिए सिर्फ मैंने इन दो का नाम लिखा है। ब्लड ग्रुप ए की एलील हम लिख लेते हैं आई ए, और ब्लड ग्रुप बी के लिए लिख लेते हैं आई बी। अगर इनका हम क्रॉस करवाएं, ये हो जाएगी पेरेंटल जनरेशन हमारे पास, तो जो F1 बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों में क्या होगा, यहां से एक IA एलील आ जाएगी और यहां से आ जाएगी IB, और जो ब्लड ग्रुप बनेगा उस बच्चे का दैट विल बी AB। अब यहां पे गौर करना है, यहां पे ये IA ये वाली एलील डोमिनेट है या IB ये वाली एलील डोमिनेट है। यहां पे दोनों ही एलीलें डोमिनेट हैं, दोनों डोमिनेट हैं, तभी तो दोनों इकट्ठा असर दिखा रही हैं। या सादा जबान में आपको बता देता हूं, बिल्कुल सादा जबान में, ऊपर देखिएगा ये R1 रेड के लिए था, R2 वाइट के लिए था। रेड अपना असर नहीं दिखा सकी, वाइट अपना असर नहीं दिखा सकी, एक नई चीज बन गई पिंक। यहां पे नीचे ब्लड ग्रुप में देखिएगा, यहां पे IA डोमिनेट है, उसने अपना असर दिखाया, नीचे ब्लड ग्रुप बना A। IB ये भी डोमिनेट है, उसने अपना असर दिखाया और नीचे ब्लड ग्रुप बना B। यूं कह लें कि A B ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एलीलें डोमिनेट है। IA भी डोमिनेट है, वो अपना असर दिखा रही है, वो अपना वजूद बता रही है कि हाँ जी मैं मौजूद हूं। नाम पढ़ते ही A B, नाम पढ़ते ही A जैसे आप पढ़ते तो आपको आइडिया हो जाता है कि IA एलील की वजह से इसके अंदर A आया, और IB एलील की वजह से इसके अंदर B आया। तो दोनों ही अपनी मौजूदगी जो है वो शो कर रही हैं, और दोनों ही अपना नाम बता रही हैं कि A B। यहां पे देखें, मैंने यहां पे रेड वाइट नहीं बोला, मैंने पिंक बोल दिया। ना मैंने रेड का नाम लिया ना वाइट का नाम लिया। रेड भी अपना वजूद खो बैठा, वाइट भी अपना वजूद खो बैठा, एक नई चीज आ गई। जबकि यहां पे कोई नई चीज नहीं आई। ए ये ऊपर देखिएगा पेरेंट से, ए उसका नाम ए मौजूद खड़ा है, बी का नाम भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई किस्म का ब्लड ग्रुप आ गया, कोई नई चीज आ गई, नहीं, दोनों ने अपना वजूद कायम रखा हुआ है, ए बी। दैट्स व्हाई हम इनको बोलेंगे कोडोमिनेस, और इसमें दोनों एलीलें डोमिनेट होती हैं। व्हेन इन ए हेटेरोजाइगोट both of the alleles are dominant। ऊपर वाले केस में देखें, हमने लिखा था कोई भी एलील डोमिनेट नहीं है, यहां पे लिखेंगे बोथ आर डोमिनेट। इट इज कॉल्ड कोडोमिनस। एग्जाम्पल गिवन, ब्लड ग्रुप AB। अभी देखिए आपको बात समझ में आई होगी, जब दोनों डोमिनेट होते हैं तो याद रखिए हेटेरोजाइगस के अंदर दोनों का नाम लिया जाता है। आपने यहाँ पे A का नाम भी लिया, B का नाम भी लिया, तो इसका मतलब है A का वजूद भी बरकरार है, B का वजूद भी बरकरार है। जबकि ऊपर वाले केस में देखें, आपने रेड का नाम नहीं लिया, आपने व्हाइट का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने एक नया नाम ले लिया पिंक। तो होप सो कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। फोर्थ वन टाइप दैट इज ओवर डोमिनेंस। लास्ट वन इज ओवर डोमिनेंस। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। एक ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला फ्लाई मक्खी। ये अमूमन आपको ड्रोसोफिला जो है ये मक्खी आपको नजर आएगी
गले सड़े हुए फलों के ऊपर उड़ती फिर रही होती है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर जो है आईज पाई जाती हैं रेड कलर की, रेड आईज। रेड आईज को हम डिनोट करते हैं W+W+ से। एक और ड्रोसोफिला है जिसके अंदर व्हाइट आईज पाई जाती हैं, इसको हम डिनोट करेंगे सिंपली WW से। इनके अगर हम क्रॉस करवाते हैं, ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन होगी और नीचे F1 जनरेशन पैदा हो जाएगी। तो यहां पे देखिएगा W+ और W, ये जो हमारे पास बच्चा पैदा हुआ है, ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, ये हेटेरोजाइगस है, क्योंकि एक देखिएगा W+ है, दूसरा W है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेटेरोजाइगस। अब ये जो हेटेरोजाइगस है, इसमें अगर हम W+ को डोमिनेट करें तो बच्चे की आंखें होनी चाहिए रेड, और अगर हम W को डोमिनेट करें तो बच्चे की आंखें होनी चाहिए व्हाइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बच्चे की आंखें हैं वो हैं ब्राइट रेड आइज। सवाल ये पैदा होता है कि रेड आइज तो समझ में आ गया, ये ब्राइट, ये चमकती हुई आंखें, ये चमक कहां से आई? ये चमक तो ना इसके इस पेरेंट में थी जिसके अंदर व्हाइट आंखें थी, उसमें भी चमक हमने जिक्र नहीं की, और ना ही इस पेरेंट में थी रेड आइज, उसमें भी हमने ब्राइटनेस को जिक्र नहीं किया। ये ब्राइटनेस कहां से आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हेटेरोजाइगस बच्चे के अंदर एक करेक्टर, एक अजीब सा करेक्टर नया आ गया, न्यू करेक्टर आ गया, जो कि इसके पेरेंट के अंदर सिरे से था ही नहीं। अब यहां पे फिर मेंडल का कानून अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि मेंडल के कानून के मुताबिक मैं एक को डोमिनेट कर सकता हूं, या तो इसको डोमिनेट करूंगा W+ को या W को। तो मेंडल तो यही कहता है कि हेटेरोजाइगस है तो किसी एक को डोमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं W+ को डोमिनेट करता हूं मेंडल के कानून के मुताबिक, तो फिर बच्चे की आंखें रेड होनी चाहिए थी, ये ब्राइट रेड नहीं होनी चाहिए थी। सिमिलरली मैं W को डोमिनेट करता हूं तो फिर व्हाइट होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मेंडल का कानून यहां पे फेल हो गया। तो या यूं कह लें इसको सिंपल वर्ड में कि ड्रोसोफिला के अंदर जब आई वाला करेक्टर हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे मेंडल का कानून अप्लाई नहीं होता, ये आईज वाला करेक्टर जो है मेंडल के कानून को फॉलो नहीं करता, ऐसे कह लें आप। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, व्हेन इन ए हेटेरोजाइगोट a character is produced with more quantity कोई करेक्टर ज्यादा मिकदार में पैदा हो गया, क्वांटिटी कह लें या इंटेंसिटी कह लें, कोई करेक्टर ज्यादा इंटेंसिटी में पैदा हो गया एज कंपेयर टू इट्स होमोजाइगस पेरेंट। ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है जी। व्हेन ए करेक्टर इज प्रोड्यूस्ड विद मोर क्वांटिटी इंटेंसिटी देन इट्स होमोजाइगस पेरेंट्स। इसकी एग्जांपल लिख लीजिए, ड्रोसोफिला आई कलर, आइस। तो ये जो हमने केस देखे हैं, इन तमाम केसेस के अंदर हमें ये सीखने को मिला कि सिर्फ जो पहली टाइप थी कंप्लीट डोमिनेंस, वहां पे मेंडल का जो फार्मूला है वो अप्लाई होता है, मेंडल की बात दुरुस्त साबित होती है। उसके बाद जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस, इन तमाम टाइप्स के अंदर मेंडल का जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं हुआ, मेंडल का फार्मूला फेल हो गया। इसलिए हम इन करेक्टर्स को बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि ये चीजें मेंडल के कानून को फॉलो नहीं करती।